हेलो गाइस। आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहला शौक। तो इसका जो मैंने नोट्स बनाए ये मैंने रेफरेंस लिया है डॉक्टर नजीब की वीडियो से, जो कि 4 है, लगभग 4.5 घंटे की, और जो हमारे इंडियन पैथोलॉजी की बुक्स हैं वहाँ से रेफरेंस लिए। तो इस वीडियो को हम पार्ट्स में बना लेंगे। तो पहला पार्ट में स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने नोट्स बनाए थे, थोड़े रफ से बने हैं, तो मैं ये एक बार अपनी एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले हम पढ़ते हैं शौक। शौक की डेफिनेशन क्या है। तो एज ए डॉक्टर नजीब ने जो बोला हुआ है, मिक्स लिखा मैंने, तो इधर मैंने लिखा है कि इट इज़ ए पैथोलॉजिकल केस इन विच कार्डियोवैस्कुलर फेलियर अकर्स। मतलब है क्या है कि कोई भी केस जिसमें कि जैसे हमारा ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, अगर यहाँ पे कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आएगी, उससे जो हमारा इफ़ेक्ट पड़ेंगे बॉडी को, उसको हम बोल देंगे कि ये है हमारा शॉक। ओके। तो इसकी डेफिनेशन आप देख लो अच्छे से। ये हमारे डॉक्टर जी की, और ये अगली है कि फाइनल कॉमन पाथवे ऑफ मैनी डिजीज़ कॉजिंग डेथ। मतलब कि जो हमारी मैक्सिमम हमें जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, उसका अल्टीमेटली जो डेथ होता है वो ड्यू टू शॉक होता है। और शॉक में होगा क्या कि हमारा जो परफ्यूजन आपको पता है कि जो हमारा एक ऑर्गन की ब्लड सप्लाई का होता है, आर्टेरियल और वेनस ब्लड सप्लाई का, जब इनएडिक्वेट परफ्यूजन होगा, लो कार्डियक आउटपुट होगा, लो बीपी होगा, जब ये सब चीज़ें होंगी वो सारे इंडिकेट करेंगे शॉक में। और शॉक में क्या होगा कि जो हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 90 से कम होगा, और जो हमारा मीन ब्लड प्रेशर है वो हमारा 65 से कम होगा। ये सारी इंडिकेशंस हैं हमारी शॉक की। तो काफ़ी सिंपल तरीके से मतलब कि समझ आ जाना चाहिए कि शॉक दरअसल है क्या। फिर से रिपीट कर देता हूँ, शॉक इज़ ए कार्डियोवैस्कुलर फेलियर। ये आप चीज़ ध्यान रखो, कार्डियोवैस्कुलर फेलियर, क्योंकि जो ये टाइप्स हैं हमारे शॉक के, ये इसमें काफ़ी आपको बीच में आएगा ही आएगा। ठीक है। तो ये बस इतनी सी सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है शॉक की। तो अगला हम इसमें अब आ जाते हैं इसके टॉपिक में, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू इटियोलॉजी। मतलब कि अब इसका हम क्लासिफिकेशन करेंगे अकॉर्डिंग टू कॉज, मतलब कि क्या कॉज है जिससे कि हमें शॉक हो गया है। शॉक मतलब वो वाला शॉक नहीं, मतलब जो हमारा पैथोलॉजिकली जो शॉक होता है वो कैसे हुआ है। तो इसमें हम इसको डिवाइड करते हैं 4 तरीके में। ठीक है। पहला है हमारा हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। हाइपोवॉल्यूमिक का एक मतलब एक ऊपर से बता दो, जैसे हो गया हमारा वॉल्यूम लॉस फ्रॉम द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, उसको हम बोलेंगे हाइपोवॉल्यूमिक लॉस। फिर हमारा आ जाता है कार्डियोजेनिक शॉक। कार्डियोजेनिक शॉक आप समझ लो, इसका मतलब हो गया जब हमारा जो हार्ट है वो जो ब्लड पंप कर रहा है वो कम कर रहा है, जिसको हम बोलते हैं लो कार्डिक आउटपुट जब होगा तब हमें होगा कार्डियोजेनिक शॉक। इन सारे शॉक को हम आने वाली आगे वीडियोज़ में अच्छी तरह एक एक करके समझा देंगे। तो जो ये कार्डियोजेनिक शॉक होता है ये क्यों होगा, मतलब आगे आपको बता देते हैं। फिर अगला है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक होगा, और जो लास्ट है वो हमारा होगा ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक में आपको समझ आ ही गया है कि मतलब जब कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, जैसे कि हमारे कोई एम्बोलिज्म आ जाएगा, या तो थ्रोम्बस आ जाएगा, या तो कोई एन्यूरिज्म आ जाएगा, या तो कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन जब हमारे बॉडी फ्लो में आएगी, उसको हम बोलेंगे ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। और ये है डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक में मतलब आपको नाम से ही ये सारे बड़े सिंपल है, नाम से तो चल जाने। डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक वो हो गया जब हमारा ब्लड होगा वो जहाँ पे जिस साइड पे जाना चाहिए वहाँ पे नहीं जाएगा, और उसकी जगह दूसरी जगह में जाएगा, उसको हम बोल देंगे डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। ओके। तो ये था हमारे क्लासिफिकेशन से, और ये था हमारा इसकी एग्जांपल की शौक होता क्या। ठीक है। और अब इधर एक काफ़ी कॉमन है लेकिन बहुत ही ज़्यादा अनकॉमन भी हो जाता है कि हमें अच्छी तरह वैल्यूज़ नहीं पता होती, जो हमें पता होनी चाहिए कि कार्डियक आउटपुट नॉर्मल कितना होता है 5 लीटर। कैपेसिटी हमारी बॉडी की कितनी होती है 5 लीटर होती है। देखो 5 लीटर कैपेसिटी होती है, इससे ज़्यादा हमारी बॉडी ये होल्ड नहीं कर सकती। अब जैसे आपको कभी कट लग जाए, कोई वाउंड हो जाए, तो आप देखोगे कि उसी टाइम ब्लड निकल पड़ता है। क्यों? क्योंकि बॉडी में ब्लड पूरी तरह से भरा होता है, इसलिए कहीं पे भी कट लगने के कारण वो ब्लीड कर जाता है। ठीक है। और जो हमारी वॉल्यूम है वो भी 5 लीटर है। मतलब कि बड़ा सिंपल है, देखो 5 5 5 5 5 का खेल है सारा। कार्डिक आउटपुट 5, कैपेसिटी 5, वॉल्यूम 5। ठीक है। होप सो आपको ये वाला पार्ट काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा। यही पार्ट है जो डॉक्टर नजीब में भी है, और यही है सिंपल तरीके से जो कि बुक में भी लिखा हुआ है। ठीक है। अब हम हमारे पहले क्लासिफिकेशन में आ जाते हैं, जो है हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। अब इसको थोड़े अच्छे से समझ लेते हैं। ये मैंने पहले से ही नोट्स बनाए हैं, क्योंकि
ईज़ी रहता है, मतलब कि पहले से अच्छे से नोट्स बना लेना फिर उसको एक्सप्लेन करना। तो पहला है हमारा हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में हमने क्या किया, एक हार्ट पहले से बना दिया है और उसका ऐसे ये रिप्रेजेंट किया है कि ये उसकी सप्लाई है वगैरह, सारी हमारी वेस्कुलर सप्लाई है। अब इसमें क्या होता है हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में आपका ये देखो लॉस फ्रॉम वॉल्यूम लॉस फ्रॉम द कार्डियक वैस्कुलर सिस्टम। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, कंफ्यूज नहीं होना है, इसका मतलब है कि कार्डियक वैस्कुलर सिस्टम, ठीक है। अब जो ये कॉज है, देखो इसका ना ये सिंपल फंडा है, ये मैंने कोई ये नहीं है कि मैंने कम किया या ज़्यादा लिखा हुआ है, ये इतना ही है, नॉट ओनली जी में भी बुक में भी, और मैंने वो उतना ही लिखा है, लेकिन एक सिंपल लैंग्वेज में कि अच्छी तरह समझ आए, क्योंकि बुक की लैंग्वेज समझना मुश्किल होती है जब तक कोई ऐसे बोल के बता ना दे। तो अब इसका पढ़ लेते हैं हम कॉज। हर एक जो भी शॉक है उसमें ऐसा ही होगा, पहले उसका लिखा होगा कि वो क्यों होता है और उसके कॉज लिखे होते हैं, यही होते हैं इन चीज़ों में। अब पहले हम कॉज में जाते हैं, हेमरेज। सिंपल सी चीज़ है, हेमरेज बोल लो या तो इसको ब्लीडिंग बोल लो, वन ऑफ द सेम थिंग है। इसमें हेमरेज एक बहुत बड़ा होता है हमारा, जब एक्सीडेंटल में हो गया, ये काफ़ी मेन होता है शॉक का कॉज। ब्लड ब्लीडिंग आप बोलो इसको, जो कि दो तरफ की होती हैं, एक्सटर्नल इंटरनल। आपको पता ही है ये शॉक के 2-3 पहले वाला टॉपिक ही हेमरेज है, अगली वीडियो में इससे की बना दूंगा कि हेमरेज क्या होता है। तो एक्सटर्नल हेमरेज हो या इंटरनल हेमरेज हो, इट कैन कॉज शॉक। तो एक्सटर्नल हेमरेज क्या हो गया, जैसे आप समझ लो कि कोई आपको लगी, एक्सीडेंट हो गया, ट्रोमा का वाउंड हो गया जिसमें बहुत ही ज़्यादा प्रोफ्यूज ब्लीडिंग होगी, उसका आप एक्सटर्नल बोलते हैं। इंटरनल में आप जैसे कि आप समझ लो जैसे अल्सर हो गया, जीआईटी ब्लीडिंग होगी, वो हमारा इंटरनल में आ जाएगा, ठीक है। एक तो हो गया ये ब्लड लॉस। अब ये नहीं है कि सिर्फ ब्लड लॉस से ही हमारा हाइपोवॉल्यूमिक शॉक होगा। देखो वॉल्यूमिक क्या है, इसमें फिर हमारा लॉस ऑफ प्लाज्मा भी आता है, ठीक है। जब प्लाज्मा हमारा लीक कर जाता है काफ़ी, और ये प्लाज्मा कब सबसे ज़्यादा लीक करता है, ये काफ़ी मेन है। आप इसको अच्छे से करना कि जब बर्न्स होते हैं, बर्न्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि बर्न्स में हमारा प्लाज्मा काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, और जो एक्सफोलेटिव डर्माटाइटिस होता है इसमें ये काफ़ी मेन होता है। तो अगला कौन सा हो गया हमारा, लास्ट जो आएगा इसमें वो हो जाता है हमारा लॉस ऑफ फ्लूइड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। फ्लूइड्स और इलेक्ट्रोलाइट हमारा कब होता है लीक, देखो बहुत सिंपल सा है, डायरिया में आपको पता है कितना ज़्यादा वाटर लॉस होता है। वॉमिटिंग में कितना होता है, पॉलीयूरिया, इन सारों में देखो आप क्या हो रहा है, इसमें बाइकार्बोनेट और फ्लूइड ही लीक हो रहे हैं। और एक्सेसिव स्वेटिंग जब होएगी तब ये सारा क्या करेगी, लॉस ऑफ फ्लूइड, ये सारा क्या हो रहा है, ये इंटरनल हो रहा है, समझ लो ना, इंटरनल हो रहा है ये। अब जो एक्सटर्नल में क्या आ जाता है, एक आ जाएगा इसका कॉज पैनक्रियाटिस, बॉल ऑब्स्ट्रक्शन, एसाइटिस आ जाएगा इसका कॉज ऑफ द हाइपोवॉल्यूमिक। और अब इन चलो ये तो हमें समझ आ गया कि चलो शॉक क्या है, इसकी क्लासिफिकेशंस क्या हैं, हमने हाइपोवॉल्यूमिक का भी पढ़ लिया। अब एक क्वेश्चन बनता है कि अच्छा ये सब हो गया, हुआ क्या, मतलब लॉस ऑफ ब्लड हो गया, प्लाज्मा हो गया, फ्लूइड हो गया, उससे क्या हुआ, उससे क्या हुआ भाई कि जो हमारा सर्कुलेशन है, डिक्रीज इन सर्कुलेशन होगी। ये पॉइंट मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये मैं चाहता था कि आपके साथ शेयर करूँ कि एक ना काफ़ी अच्छे से बेस बन जाएगा कि अल्टीमेटली हुआ क्या, कि इन सब से हमारा क्या हुआ, डिक्रीज सर्कुलेशन। कॉमन सेंस है, ये सब कुछ लॉस हो रहा है तो बचा ही कुछ नहीं, तो क्या होगा, डिक्रीज सर्कुलेशन, ब्लड वॉल्यूम हो जाएगी, ठीक है, ब्लड वॉल्यूम। अब ये हो गया, इससे क्या होगा, कॉमन सी बात, हमारा लो कार्डियक आउटपुट होगा। अब लो कार्डियक आउटपुट होगा तो क्या होगा, सबको पता है, सारे उनको पता है, लो बीपी, लो बीपी होगा। अब लो बीपी के बाद क्या हो जाता है, हमारा डेथ हो जाती है। ये सेम चार्ट हमारी हर्षमोहन की बुक में भी है, ये बहुत सिंपल तरीके से उसने दिया था, बड़ा अच्छा था टेबल में। अब देखो मैंने क्या लिखा, लो बीपी डेथ। अब देखो यहाँ पे भी हमने लो बीपी लिखा था क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है एक पेशेंट के लिए। आप पेशेंट्स को देखोगे हाई बीपी में, हाई बीपी इतना डेंजरस नहीं होता जितना लो बीपी होता है, ये याद रखना, ये काफ़ी ज़्यादा डेडली है एक पेशेंट के लिए, ये डेथ कॉज करेगा। चलो अब जो हमारा अगला आ गया है कार्डियोजेनिक शॉक, ये अब दूसरी वीडियो में करते हैं हम।